हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं टी कमचंद। हम बात कर रहे थे एसीएफ के मैथमेटिक्स के पेपर सॉल्यूशन के बारे में और हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक पार्ट नंबर 5 में कंप्लीट कर लिया था। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से पार्ट नंबर 6 में, और जितने क्वेश्चन होते हैं उतने हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है कि आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन है, ध्यान से देखना। ax क्यूब प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी इक्वल्स टू 0 आपके पास में एक क्यूबिक इक्वेशन है, और इस क्यूबिक इक्वेशन को क्या किया जाता है, कार्डन मेथड से रेड्यूस किया जाता है। जब रेड्यूस कर रहे हैं तो अगेन मेरे पास में क्या बन रही है, एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, और क्यूबिक इक्वेशन भी आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, z क्यूब प्लस 3hz प्लस g इक्वल्स टू 0। तो बोला गया है कि यहाँ पर h की वैल्यू क्या होगी। ध्यान से देखो क्या किया गया इस क्वेश्चन में। एक क्यूबिक इक्वेशन है और उस क्यूबिक इक्वेशन को दूसरी क्यूबिक इक्वेशन में रेड्यूस किया गया है। लेकिन ध्यान देना, जब इस क्यूबिक इक्वेशन को दूसरी क्यूबिक इक्वेशन में रेड्यूस किया जा रहा है, ये आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है, इसको इस क्यूबिक इक्वेशन में रेड्यूस किया जा रहा है। तो जब इस क्यूबिक इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और उस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3 में। लेकिन जब इसको रेड्यूस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, एक जेड स्क्वायर जो है वो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, या जेड स्क्वायर है ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0। इसका मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन को दूसरी क्यूबिक इक्वेशन में इस तरह से रेड्यूस करना है कि पहली वाली क्यूबिक इक्वेशन में जो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो दूसरी वाली क्यूबिक इक्वेशन में कितना बन जाए, 0 बन जाए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, इस क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना होता है। या हम इस तरह से बात करें कि इस क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स निकालने होते हैं, और जब किसी क्यूबिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ मेथड्स लगाते हैं। मेथड्स लगा के उसको सॉल्व करते हैं। उसमें एक मेथड होता है कि आप क्या करो, इस क्यूबिक इक्वेशंस के अंदर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको क्या करो, 0 कर दो। 0 किस तरह से करेंगे, एक ऐसी इक्वेशन में रेड्यूस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास में उसका जो है वो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके लिए कई मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन भी लगाते हैं, कार्डन मेथड भी लगाते हैं। आपके क्वेश्चन में कार्डन मेथड स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है, हमारे पास तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम इसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी कार्डन मेथड सोल्व करें, कैसे भी इसको इस फॉर्म में रेड्यूस करोगे तो आंसर तो क्या आएगा, सेम आएगा। अब ध्यान से देखो, पहला तरीका क्या है एग्जाम के अंदर कि ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है सारे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, कार्डन मेथड एक आपके पास में जो है वेल नाउन आपके पास में कार्ड मेथड है। तो इसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में याद कर लो। याद करोगे तो 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 1 मिनट क्या, विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, आप उसका आंसर टिक कर पाओगे। नहीं तो आपको क्या करना होगा, प्रॉपर मेथड लगाना होगा। प्रॉपर मेथड भी मैं जो बता रहा हूं आपको वो सिंथेटिक डिवीजन है, ये भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा इन कंपेरिजन ऑफ इस मेथड के। तो ध्यान से देखो क्या होता है आपके पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, पहले थ्योरी सीख लेते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यहां से लेकर यहीं तक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है। ध्यान रखना यहाँ पे इस क्यूबिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3a1 होना चाहिए और x का कोफिशिएंट 3a2 होना चाहिए। इसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है उसको हम कंपेयर करेंगे, और हमारी इक्वेशन में भी देखो 3 और 3 दे रखा है, तो हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन को क्या किया मैंने, इसमें रेड्यूस कर लिया, और इसमें जब रेड्यूस करते हैं तो वहां पर h और g एक नए कांस्टेंट आते हैं, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इस h की जो वैल्यू है, उस h की वैल्यू तो ये आपके पास में होती है a0 और a2 का इस माइनस a1 का स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, और माइनस कितना, a1 स्क्वायर। और जो यहाँ पे g होता है उस g की वैल्यू ये आपके पास में होती है a0 स्क्वायर a1 क्यूब माइनस के 3 a0 a1 a2 और प्लस a2 a1 क्यूब आपके पास में होती है। तो ये आपके पास में क्या होती है, वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, g और h की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म से कंपेयर करें तो a0 कितना हो गया, e हो गया, a1 कितना हो गया, b हो गया, a2 कितना हो गया, c हो गया, और a3 कितना हो गया, d हो गया। हमें केवल h की वैल्यू निकालनी है, और h की वैल्यू कितनी होती है, a0 a2 माइनस a1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, ac माइनस b स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। किसी ना किसी ऑप्शन में देखो ac माइनस b स्क्वायर होगा। ये तो था कि अगर आपको ये याद हो तो आप सिंपली इसको 10 से 15 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन जब आपको ये याद नहीं हो तो मेथड सीखते हैं कि इसको कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको जो मेथड बता रहा हूं वो है सिंथेटिक डिवीजन। उसके लिए ध्यान से देखो, आपके पास में ये जनरल फॉर्म में एक इक्वेशन दी हुई है, और इसको हमें क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन में रेड्यूस करना है जिसके अंदर उसका जो स्क्वायर का कोफिशिएंट, जैसे y के अंदर रेड्यूस करता हूं तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आ जाए। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में रेड्यूस करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक h की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इस h का क्या काम है वो भी हम देखेंगे, लेकिन h कितना होता है, -a1/n
माइनस A1 अपॉन A0, A1 का मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको भी 3 से डिवाइड करना है, मींस ये वाला इस फॉर्म में दी हुई है, आपको कंपेयर करना है, A1 और A0 की वैल्यू निकालनी है और फिर आपको H की वैल्यू निकालनी है। जब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हो, सिंथेटिक डिवीजन के बाद में आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और ध्यान देना, हमेशा आपके पास में सिंथेटिक डिवीजन जब लगाते हो इस H को लेकर के, तो यहाँ पर जो A1 है, इस A1 का कोफिशिएंट जो होगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी जो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट A1 है वो हमेशा कितना आएगा, 0। आगे देखेंगे हम, जैसे ये 0 बन गया तो अगेन आपके पास में एक ऐसी क्यूबिक इक्वेशन मिल गई जिसके अंदर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, 0। अब सिंथेटिक डिवीजन होता क्या, कैसे हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कैसे रिमूव करते हैं, उसके लिए 2-3 मेथड होते हैं, उसमें एक कार्डन मेथड भी है, एक सिंथेटिक डिवीजन भी है। हम फिलहाल सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, कार्डन मेथड काफी लंबा होगा। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 के फॉर्म में, और उसको फिर उसको दोनों तरफ हम क्या करते हैं, क्यूब लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, इस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे क्वेश्चन में चलते हैं। हमारे क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के b अपॉन a। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपके पास में A1 कितना हो गया, b, A0 कितना हो गया, a, तो h की वैल्यू माइनस b अपॉन a। अब सिंथेटिक डिवीजन समझते हैं। सिंथेटिक डिवीजन के लिए भी भूल जाइए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ, आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 लाइंस इस तरह से बनानी है। एक आपके पास में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, और इसके इस कॉर्नर पे आपको कितना लिख देना, h इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और ये सब भूल जाइए। और जो पहली रो इसकी होती है, वो पहली रो वही होती है जो आपके जो आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन है, उस क्यूबिक इक्वेशन में x क्यूब, x स्क्वायर, x और कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, मींस x क्यूब का कोफिशिएंट कितना, a0, तो मैं यहाँ पे a0 लिखूंगा, तो यहाँ पे ये रहा सिंपली a आ जाएगा, 3b आ जाएगा, 3c आ जाएगा, d आ जाएगा। इसको आप इस तरह से लिख दोगे। पहला, चाहे किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर आपको सिंथेटिक डिवीजन लगाना है तो आप इसको पहली रो में इस तरह से सिंपली लिख दोगे। अब ध्यान से देखो, अब करना क्या, करना ये है कि हमें सिर्फ इस इक्वेशन में किसके वैल्यू निकालनी, A0, A1, A2, A3 की वैल्यू निकालनी है। तो हम कहां से चलते हैं, हम चलते हैं राइट साइड से। राइट साइड से हम आएंगे, पहले A3 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, A1 निकालेंगे, A0 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ये आपने लिख दिया, ये आपके पास में ऑलरेडी है। आपको क्या करना है, जो ये वाली रो है, इसका जो लेफ्ट वाला जो एलिमेंट है, ये इस एलिमेंट के नीचे हमेशा कितना लिखना है, 0। 0 लिख करके आपको इस तरह से जो डॉट डॉट लाइन मैंने बनाई हुई है, ये डॉट डॉट लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है। इस तरह से हम क्या करेंगे, जैसे पहले एलिमेंट के लिए, आगे भूल जाओ, इस पहले एलिमेंट के लिए नीचे 0 लिखा, इन दोनों को ऐड किया तो a प्लस 0 कितना हो गया, a हो गया। उस a को इस डॉट लाइन के नीचे लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, प्रोसेस सेम रखना है। इस a को क्या करूंगा, मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, h से, मींस ah निकालूंगा। जब a को h से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मल्टीप्लाई करने पे a से a कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, माइनस b। तो ये माइनस b आ गया, इस माइनस b को इस 3b के नीचे लिख देना। फिर क्या करना, अगेन इन दोनों को ऐड करना है। 3b माइनस b कितना हो गया, 2b। फिर 2b को किससे मल्टीप्लाई करना है, h से मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान से देखो, माइनस के 2b स्क्वायर बाई a यहाँ लिख दिया। फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया, इसको मैंने वापस इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया और दोनों को ऐड किया, ये आ गया। तो आपके पास में जो एकदम ऐड करने पे जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपने ड्रॉ की डॉट डॉट वाली, इसके नीचे जो भी क्वांटिटी आती है, उसकी जो सबसे लास्ट क्वांटिटी होती है, वो इस इक्वेशंस का सबसे लास्ट कोफिशिएंट कौन सा है, A3। अब A3 मिल गया तो A3 वाली क्वांटिटी को छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, इसको छोड़ दिया, मींस ये मैंने डॉट डॉट लाइन इसलिए बनाई कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करूंगा, डॉट लाइन और एक डॉट लाइन। फिर मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे क्या था, इसके जो लेफ्ट कॉर्नर वाला पहला पॉइंट था, उसके नीचे हमेशा 0। हमारे पास में केवल यहां से यहां तक का, उसको भूल जाए, उसकी वैल्यू आ गई। इसमें भी क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन के नीचे हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, और 0 लिखते हैं क्या होगा, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे इन दोनों को ऐड करना है, ध्यान से देखो, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, a आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, वापस में माइनस b आ गया, ये आपके पास में b, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। फिर हमें क्या करना है, इस लास्ट वाली क्वांटिटी को छोड़ देना, लेकिन लास्ट वाली क्वांटिटी की वैल्यू कौन सी होगी, ये जो A2 है, ये A2 आ गया। फिर सेम प्रोसेस, हॉरिजॉन्टल इसको छोड़ देना है, a के नीचे मुझे कितना लिखना है, देखो 0, ऐड किया, a आ गया, a को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, दोनों को ऐड किया, ये मेरे पास A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। मैंने बताया था कि A1 यहाँ पे हमेशा कितना आएगा, 0। फिर वापस क्या करना, लाइन ड्रॉ कर देना, a के नीचे 0, 0 आपके पास में आ गया, कोई टर्म है ही नहीं, तो इससे h से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। वैसे यहाँ पे h इक्वल टू कितना था, माइनस b अपॉन a। तो यहाँ पर मुझे ध्यान से देखो, A0 की वैल्यू a मिल गई, A1 की वैल्यू ये हो गई, A2 की वैल्यू ये मिल गई, और A3 की वैल्यू मेरे पास में ये आ गई।
इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करते हैं, मेरे पास ये सिचुएशन बनी। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया, उस क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बोला गया है कि इस इक्वेशन को इसमें रेड्यूस करते हैं। और जब इसमें रेड्यूस कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, जो जेड क्यूब है उसका कोफिशिएंट 1 है, लेकिन जब यहाँ पे मैं आ रहा हूं तो यहाँ पर वाई क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ए है। इसके लिए क्या करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जैसे ही मैं इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा ए क्यूब, और ए क्यूब और कितना हो गया वाई क्यूब, मैंने इस तरह से लिख लिया। यहाँ पे ये तो 0 बन गया। यहाँ पे बात करें, हमने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मैंने दोनों से 3 तो कॉमन ले लिया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया और ए को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे ए स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये टर्म आ गई। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, इस ए वाई को कितना मान लिया, जेड मान लिया। तो जैसे जेड मानूंगा ये जेड क्यूब हो गया, ये 3 टाइम ए सी माइनस बी स्क्वायर, ये जेड हो गया, और ये जो भी आपके पास में कॉन्स्टेंट क्वांटिटी बची। इस पूरी इक्वेशन को अगर जो मेरी इक्वेशन दी हुई है उससे मैं कंपेयर करता हूं, ये मेरे पास में इक्वेशन है जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो आपके पास में आ रहा 3 भी आ रहा, जेड भी आ रहा, तो ये क्वांटिटी जो बनेगी आपके पास में, ये क्वांटिटी कितनी हो गई, एच। और जो लास्ट वाली क्वांटिटी बनी, वो लास्ट वाली क्वांटिटी आपके पास में जो बनी, ये कितनी हो गई, जी। तो आपको तो एच की वैल्यू निकालनी थी, एच कितना आ गया, ए सी माइनस बी स्क्वायर, जो आपने यहाँ कहीं पे निकाला था, ये रहा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, सिंथेटिक डिवीजन लगाना। तो चाहो तो आप इस तरह से प्रॉपर मेथड से कर सकते हो। आप तो एकेडमिक स्टूडेंट तो हो नहीं, एकेडमिक स्टूडेंट के लिए कार्डन मेथड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां पे अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कि कार्डन मेथड आपको अप्लाई करना है तो फिर कार्डन मेथड ही अप्लाई करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ भी बोले, हमें तो हमारा फाइनल आंसर निकालना है। तो आप चाहो तो इस फॉर्म में, जब इसको इसमें रेड्यूस करते हैं तो ऑफ कोर्स कार्डन मेथड भी अप्लाई करते हैं, कई बार हम सिंथेटिक डिवीजन भी अप्लाई करते हैं। मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट ये लगता है, कार्डन मेथड क्या होता है, लेंथ होता है, बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 51। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52, ध्यान से देखो, आपके पास में एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपके पास में कैसा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि इसके लैम्बडा की जो वैल्यू निकालनी है दोस्तों, वो लैम्बडा की वैल्यू आपको रियल वैल्यू निकालनी है। और ऑफ कोर्स चारों के चारों ऑप्शन भी क्या है आपके पास में, रियल वैल्यूज के ही है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर साफ साफ जब लैम्बडा की वैल्यू के बारे में बोला है, रियल वैल्यू के बारे में बोला है, तो हम जब इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो उस सिस्टम से हमारे पास में ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स वैल्यूज भी आएंगी। पहले इस सिस्टम को लिखते हैं। क्या दिया हुआ है आपके पास में, दिया हुआ है x प्लस 2y एंड प्लस 3z इक्वल टू आपके पास में कितना है, लैम्बडा x। एक आपके पास में है 3x और प्लस आपके पास में y प्लस 2z इक्वल टू कितना है, लैम्बडा y, और 2x प्लस 3y एंड प्लस z इक्वल टू कितना है, लैम्बडा z। ये आपके पास में सिस्टम दिया हुआ है, और सिस्टम क्या दिया हुआ है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इसलिए क्योंकि आपको पता है कि x y z जो है इनकी सबकी पावर क्या है, 1 1 है, और जब सबकी पावर 1 है तो इसको बोलेंगे हम लीनियर सिस्टम। साथ ही साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 वेरिएबल और 3 ही इक्वेशन। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे देखो पहले तो इस सिस्टम को रीराइट करते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पे भी x है, तो पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, केवल x y z में बनाते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, जब इसको मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो x मैंने कॉमन लिया 1 माइनस लैम्बडा प्लस कितना हो गया 2y प्लस कितना हो गया 3z इक्वल टू 0। यहाँ पे जब लिखेंगे तो 3x क्या हो गया प्लस y कॉमन लिया 1 माइनस लैम्बडा और y पहले लिख दिया, और प्लस कितना हो गया 2z इक्वल टू 0। यहाँ पे जब इसको लाएंगे हो गया 2x और कितना हो गया 3y और प्लस कितना हो गया z कॉमन 1 माइनस लैम्बडा और इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या बन गया, सिस्टम बन गया। ध्यान से देखो, ये सिस्टम जो है इसके इस साइड में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर इस साइड में 0 नहीं आकर के कितना आता, कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी अदर देन 0 आती, जैसे 1 आता, 2 आता, 3 होता, 1/2 3/2, कुछ भी यहाँ पे एक भी क्वांटिटी ऐसी होती, इन तीनों में से यहाँ पे सपोज मैं 1/2 लिख देता, तो वो सिस्टम कहलाता है आपका नॉन होमोजेनियस। फिलहाल यहाँ पे जो सिस्टम लिखा हुआ है ये सिस्टम कहलाएगा आपका होमोजेनियस। तो आपके पास में सिस्टम कैसा बन गया, ध्यान से देखना, एक तो बन गया होमोजेनियस, ठीक है। इसी को हम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, लीनियर। तो इसका मतलब जो सिस्टम आपके पास में बना, इसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बन गया, ध्यान से सुनना, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना है हमें। सोल्व करने के अंदर आगे बोला गया है कि ये जो आपके पास में सिस्टम है, ये सिस्टम जो है वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। समझते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। कई बार ये क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ये आपके पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपने पढ़ा होगा, 2 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। पहली चीज तो ये कि इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करना चाहिए।
अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम। अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मींस एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हो, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कई अलग अलग थ्योरीज है इसकी, हम क्या करते हैं रैंक के फॉर्म में भी निकालते हैं, सिंपली हम क्रैमर रूल से भी निकालते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो मैंने क्या बताया, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि इसका सॉल्यूशन कैसा है, नॉन ट्रिवियल है, तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, मींस सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। अब आगे मूव करते हैं। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे, सॉल्यूशंस तीन तरह के होते हैं। पहले हम बात करते हैं कि आपके पास दो ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं, या तो ट्रिवियल होगा या नॉन ट्रिवियल होगा। अब वो ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल में भी हम बात करते हैं, कई बार इसका सॉल्यूशन क्या आता है, यूनिक। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब केवल एक्स और वाई और जेड की केवल और केवल एक एक वैल्यू ही एग्जिस्ट करे, इसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कौन सा केस हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट वाला। तो बचा कौन सा यहाँ पे, एक ये भी हो सकता है कि ये जो सिस्टम हो उसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके पास में x की कितने वैल्यू आ रही हो, इनफाइनेट आ रही हो, y की वैल्यू इनफाइनेट आ रही हो, z की वैल्यू इनफाइनेट आ रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x और y की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए लेकिन z की वैल्यू इनफाइनेट आ रही हो, तो भी हम क्या बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो कैसा सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखता है। अब बात करते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है इस सिस्टम के अंदर x, y और z की क्या वैल्यू आ जाए, 0 0 0 आ जाए। तो अगर 0 0 0 इसका एक सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका वो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ट्रिवियल। लेकिन अगर 0 0 0 को छोड़ के कोई और सॉल्यूशन आ रहा है, मींस x, y और z के अंदर में से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू नॉन जीरो, सारे की नहीं कह रहा मैं, जैसे x की वैल्यू 1 आ जाती है, y की 0 आगे, z की 0 आगे, तो अब ये सिस्टम कैसा सॉल्यूशन रखेगा, नॉन ट्रिवियल। क्वेश्चन में यही बोला गया। दो लैंग्वेज फ्रेम करके दी जाती है। एक बार बोला जाता है, कभी भी आपको जब सॉल्यूशन बोला जाएगा कि इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो बताओ, तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा, बोलेगा ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड जो ओनली आगे रख रहा है, ओनली जो आगे वर्ड लग रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे ऐसे नहीं बोला जाएगा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन रखना है, बोला गया कि ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन रखना है। या फिर दूसरा वर्ड जो फ्रेम करते हैं वो करते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन में हमें जो फ्रेम करके दिया हुआ वो दिया हुआ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब समझते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है। तो फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, आपको क्या करना है, उस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, जो थोड़ा आसान होता है। तो इसको अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ध्यान से देखो, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। ये हो गया 1 माइनस लेमड़ा, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 3। ये हो गया आपके पास में 3, ये हो गया 1 माइनस लेमड़ा और ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2 3 और 1 माइनस लेमड़ा। जो आपके पास में कोएफिशिएंट दिए हुए एज इट इज आपको लिखने हैं। और यहां पर जो आपके पास में आएगा ये आ जाएगा x और ये हो गया y और ये हो गया z। और इस साइड में जो भी आपका दे रखा है कुछ भी नहीं है, अभी 0 0 0 है तो 0 0 और 0। और ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स होती है आपकी बन गई ए मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। आपने पढ़ा भी होगा, ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनती है इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो ये फाइनली जो सिस्टम बन गया वो कैसा हो गया, ax = 0। अब ध्यान से देखो, ए क्या बन गई, एक मैट्रिक्स बन गई। और ए ऑफ कोर्स यहां पर जब आपके पास में 3/3 का सिस्टम है तो ए जो आपके पास में मैट्रिक्स बन रही है वो 3/3 की बन रही है। यहां हम इस तरह से बोलें कि ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब आपको लीनियर सिस्टम्स के बारे में बोला जाएगा, कुछ इस तरह की 3 वेरिएबल और 3 आपके पास में इक्वेशन या 4 वेरिएबल, सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, सेम नंबर ऑफ इक्वेशंस है, तो वो आपकी क्या बनेगी, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और आप सबने पढ़ा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स का या तो इनवर्स पॉसिबल हो सकता है या इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। इनवर्स का मतलब या तो वो ए मैट्रिक्स जो होगी आपकी इन्वर्टिबल होगी या फिर वो ए जो मैट्रिक्स है वो नॉन इन्वर्टिबल होगी। तो ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं यहां पर इसी केस के अंदर मैं ए पे आपको 2 कंडीशन बता रहा हूं, फिर अपने क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन हो ही गया, उसके बाद में बचा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास में, मैं इधर से रफ कर देता हूं इसको, ये जो ए मैट्रिक्स आपके पास में कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, फिलहाल हम इसको ज्यादा डीप नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से पढ़ते हैं। ये जो ए मैट्रिक्स आपके पास में दोस्तों, ये ए मैट्रिक्स जो है वो 2 फॉर्म में हो सकती है। या तो आपके पास में जो ए मैट्रिक्स है ये आपके पास में क्या हो सकती है, इन्वर्टिबल हो सकती है, या फिर ये जो मैट्रिक्स है आपके पास में इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल, मींस इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और सिंपली हम बात करें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की, जो आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, बीएससी में पढ़ते हो, अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन कितना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ए इनवर्स के एग्जिस्ट करने के लिए उसका डिटरमिनेंट जो होता है वो नॉन जीरो होना चाहिए।
इसका मतलब अगर ये मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल है तो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसका जो डिटर्मिनेंट है वो डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर वो नॉन इन्वर्टिबल है तो नॉन इन्वर्टिबल केस में उसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो वो क्या होगी, इन्वर्टिबल नहीं होगी। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे Ax इक्वल टू 0 में ये मान के चलता हूं कि अगर आपके पास में ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, A इनवर्स से ऑपरेट कर सकता हूं। दोनों तरफ मैंने A इनवर्स से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया, A इनवर्स 0। आपको पता है कि अगर A इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो A और A इनवर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, I, ये कितना हो गया, Ix इक्वल टू, ये तो कितना हो गया, ऑफ कोर्स 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब केवल x इक्वल टू कितना आ गया, 0, और इसी को बोलते हैं केवल एक ही सॉल्यूशन मिला तो इसको बोलते हैं ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब अगर आपको मान लेते हैं Ax इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर यदि A आपके पास में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो केवल और केवल उसका कौन सा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, इसके अलावा उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं अब आपके पास में इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 0 है, 0 इसका मतलब A नॉन इन्वर्टिबल है, और नॉन इन्वर्टिबल है इसका मतलब अब Ax इक्वल टू 0 का जो है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट तो करेगा लेकिन ओनली ट्रिवियल नहीं होगा। ट्रिवियल तो क्या होगा, हमेशा ही होगा, ट्रिवियल हमेशा क्या होगा, ऑफ कोर्स इनको 0 0 0 ले लो तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, चाहे मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो तो अच्छा, नहीं हो तो अच्छा। इसको मैं 0 मैट्रिक्स से 0 कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑफ कोर्स 0 कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब आपके पास में जो होमोजीनियस सिस्टम होता है उस होमोजीनियस सिस्टम का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही होता है, लेकिन मैं अगर वर्ड लगा देता हूं ओनली ट्रिवियल तो ओनली ट्रिवियल का मतलब अब उसके अलावा कोई और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो A क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तभी पॉसिबल है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि आपके जो पास में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑफ कोर्स उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा तो अब देखो यहाँ पर A इन्वर्टिबल नहीं है तो इसका ओनली ट्रिवियल तो नहीं होगा, ओनली ट्रिवियल तो नहीं होगा, इसका मतलब ट्रिवियल के अलावा कुछ और भी होगा, और जो ट्रिवियल के अलावा कुछ और होगा तो उसको बोलेंगे हम कौन सा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिस्टम आपके पास में दे रखा है तो इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करना चाहिए, कब करेगा, जब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो सिंपली मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, उसकी वैल्यू 0 पुट करनी। तो ध्यान से देखो, डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दो, सिंपल सा है ये तो, 1 माइनस लेमडा 2 और कितना आ गया 3, और 3 और 1 माइनस लेमडा और कितना आ गया 2, 2 3 और 1 माइनस लेमडा। ध्यान से देखो, मैं एक ही स्टेप में आपको आंसर बता दूंगा। मैंने क्या किया, यहां से मैं इस साइड में चल रहा हूं और मैंने एक ऑपरेशन लगाया, जो आपके पास में जो कॉलम है C1, उस C1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं, रो ऑपरेशन, सॉरी कॉलम ऑपरेशन, कि C1 के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3 जो है वो कितना है C1। इस C1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस कॉलम को मैं रिप्लेस कर रहा हूं एक ऐसे कॉलम से, किस कॉलम से, जब तीनों को क्या करता हूं, ऐड करता हूं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर कितना बन गया आपके पास में 2 प्लस 3 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 माइनस लेमडा, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 6 माइनस लेमडा आएगा, यहाँ पर आपका 1 माइनस लेमडा है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या आपका 6 माइनस लेमडा, ये 2 हो गया, सॉरी ये आपके पास में 3 हो गया, और ये 1 माइनस लेमडा ये आ गया, और ये कितना है 6। ध्यान से देखो, यहां से क्या होगा, यहां से मैं इसको इस तरह से यही करने दो, चलो ये आपके पास में बच गया। अब ध्यान से देखो, यहां से 6 माइनस लेमडा 6 माइनस लेमडा, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि यदि आपके पास में कोई एलिमेंट जो है वो पूरे एक रो या एक कॉलम के अंदर सेम रहता है तो हम उसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन है तो उस कॉमन फैक्टर को हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर से रफ कर रहा हूं यहां से, तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर ये जो 52 है इसके अंदर यहाँ पे क्या करेंगे, इस 6 माइनस लेमडा को मैंने बाहर ले लिया। जैसे बाहर लोगे, ध्यान से देखो कितना बच गया, 1 1 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 1 माइनस लेमडा, और यहाँ पे कितना हो गया 2, ये 3 और 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अब आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत, क्योंकि अगर ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो ये भी 0, या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। अगर ये 0 हो गया तो लेमडा की वैल्यू कितनी होगी 6। अब बचा ये आपके पास में, तो क्या ये 0 होगा क्या लेमडा की किसी वैल्यू के लिए, ऑफ कोर्स आपके पास में हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है, जब लेमडा की वैल्यू यहां से मुझे कितनी मिल रही है 6, और क्या हमारे पास में जो लेमडा की वैल्यू 6 है वो हमारे ऑप्शन में है क्या, यस ऑफ कोर्स है।
लेमड़ा की वैल्यू हमारे पास में 6 आ रही है, इसका मतलब यहीं से आप क्या कर दो, इसका करेक्ट आंसर कितना लिख दो, लेमड़ा की वैल्यू कितनी आ गई 6। इस केस की इसको हम सोल्व क्यों नहीं करना चाहते हैं, क्यों हम मेहनत करें फालतू में, क्योंकि हमारे को तो ऑलरेडी एक लेमड़ा की वैल्यू यहाँ से 6 मिल गई जो हमारे ऑप्शन में है, तो मुझे दूसरी वैल्यूज पे ध्यान देना ही नहीं है। अगर मान लो आपके चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन की वैल्यू या एक ऑप्शन आपके यहां से मिल जाता है तो वो क्वेश्चन वैसे ही डिलीट हो जाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर केवल एक ही होगा, दो आंसर तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये होगा आगे वैसे इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व कर लेना, सबको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता है, तो इसकी जो आपके पास में लेमड़ा में देखो लेमड़ा दो जगह आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो उसके रूट्स आप कैलकुलेट करोगे तो आएंगे इमेजिनरी, जबकि हमें कैसे रूट चाहिए, रियल वैल्यू, तो रियल वैल्यू यहां से मिलेगी। अब दूसरा क्या, पहला केस हो गया कि ये तो मिल ही गया, तो इसके रूट्स क्या होंगे, या इमेजिनरी होंगे, और इस केस में तो इमेजिनरी होंगे अगर कैलकुलेट करोगे तो। दूसरा ये कि हो सकता है यहां से भी आपको लेमड़ा की दो रियल वैल्यू मिल जाए, लेकिन वो दोनों की दोनों वैल्यू आपके ऑप्शन में ही नहीं हो। हम इसको आगे क्यों सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर, क्योंकि मेरे पास में यहां से लेमड़ा की वैल्यू 6 मिल गई जो मेरे एक ऑप्शन में है, तो मुझे इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है या इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, लेमड़ा इक्वल टू 6। ये आपके पास में कौन सा हो गया, ये आपके पास पूरा मैंने बता दिया, ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रखता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब रखता है। ये था मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 52 आई थिंक। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की। क्वेश्चन नंबर 53 ध्यान से देखो, अगेन मेरे हिसाब से एक सिस्टम दिया होगा आपको। हाँ, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 53 में अगेन आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक सिस्टम दिया हुआ है, और उस सिस्टम के बारे में आपको बोला गया इनकंसिस्टेंट। अब ये भी बताया मैंने, फिर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 और क्या बोला गया। एक सिस्टम दिया हुआ है आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक आपके पास में है x प्लस 2y प्लस 3z और इक्वल्स टू आपके पास में है 10, और एक है x प्लस 2y प्लस आपके पास में कितना है, लेमड़ा z इक्वल्स टू। ध्यान से देखो, ये सिस्टम बोला गया, वो बोला गया है कि आपके पास में सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट, और ये सिस्टम अगर इनकंसिस्टेंट है तो उस केस में इस लेमड़ा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, या इस तरह से कह सकते हैं कि लेमड़ा और म्यू की वैल्यू क्या हो, क्या कंडीशंस लेमड़ा और म्यू पे रखी कि सिस्टम क्या हो जाए, इनकंसिस्टेंट। ध्यान देना, मैंने अभी भी पहले वाले क्वेश्चन बताया कि कंसिस्टेंट सिस्टम वो होता है जिसके अंदर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मींस यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ओके, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। लेकिन मैंने ये तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक कैसे करते हैं कि रखेगा कि नहीं रखेगा। तो पहला तरीका तो ये होता है कि जो इक्वेशंस आपको दी हुई है उसी को आप सोल्व करके आइडिया लगा लो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास में, दूसरा तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करते हैं, उनकी रैंक निकालते हैं, रैंक मैट्रिक्स की निकालते हैं, रैंक किसकी निकालते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की निकालते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, पहला जो यहाँ पे आसान तरीका जो आपको एग्जाम में करना था वो सीखते हैं। ये सिस्टम जो है वो कैसा दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो सिस्टम आपके पास में कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा रख रहा है, नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन रख ही नहीं रहा है, ठीक है। इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि अगर x, y और z तीनों में से आपके पास में एक भी वैल्यू ऐसी है जिसकी वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे x, y की वैल्यू तो आपके पास में आ जाए लेकिन z की वैल्यू आप नहीं निकाल पा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट। तो जो तीन आपके पास में इक्वेशंस है इनको सॉल्व करके आप कर लो। तो मेथड नंबर फर्स्ट में आपको इसी तरह से बता रहा हूं। अब देखो हमें जो कंडीशंस पूछी गई है वो कंडीशंस किस पे पूछी है, लेमड़ा और म्यू पे, और लेमड़ा और म्यू जो है वो वहां पे कौन सी इक्वेशन में, केवल तीसरी इक्वेशन में। और तीसरी इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखते हो तो ये जो दोनों क्वांटिटी है दोनों क्या है, सेम है, सेम है। इसका मतलब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पोर्शन तो जीरो बच गया, केवल किस में आ गया, जेड में। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से इसको मैं इसको 1 दे देता हूं, सपोज इसको 2 दे देता हूं और ये 3 दे देता हूं। जब मैं 3 - 2 करूंगा तो ध्यान से देखो क्या मुझे मिल रहा है, 3 - 2 पे ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो गया, z मेरे पास में कॉमन आ गया और कितना बच गया, लेमड़ा -3 और इक्वल्स टू ये कितना हो गया, म्यू -10। अब देखो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ बात करनी है लेमड़ा और म्यू पर। इस लेमड़ा और म्यू के लिए अगर मुझे ये पता चल जाए कि z की कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, अब भाई z एग्जिस्ट नहीं करा, कम से कम एक वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करा, तो उसका कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। लेकिन हम यहीं से क्या करते हैं, तीनों कंडीशंस देखते हैं। ये सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, ये सिस्टम इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब रखेगा। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में फ्रेम किया जा सकता है। अपना काम अभी आंसर, केवल आंसर बताना नहीं है बल्कि आपको और भी चीज सिखाना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके तीनों ही सॉल्यूशन की बात करते हैं। तीनों ही सॉल्यूशन क्या, इसको मैं क्या इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये इसी को आप चाहो तो इस फॉर्म में भी फ्रेम कर सकते हो, z इक्वल टू कितना हो गया म्यू माइनस 10 अपॉन लैम्बडा माइनस 3। हालांकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा कर देते हैं। इसके तीन पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट आपके पास में इसका हम ले लेते हैं यूनिक सॉल्यूशन, जो हम जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट ले लेते हैं इसका हमारे पास में कैसा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कंडीशंस, तीनों कंडीशंस देखते हैं, ताकि अगर आपके पास में क्वेश्चन कुछ और तरीके से पूछा जाए तो भी आपका होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और तीसरा आ जाएगा आपके पास में जिसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट या फिर हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। इस पार्ट के अंदर हम देखते हैं। अब देखो पहली कंडीशन लैम्बडा इक्वल टू 3 पर, यहाँ पर इसी पार्ट को देख लो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि लैम्बडा की जो वैल्यू है वो 3 नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझना। पहला पार्ट यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, आपके पास में इस लैम्बडा की वैल्यू में क्या ले रहा हूं, 3 नहीं है, केवल एक कंडीशन। अब आपके पास में म्यू की वैल्यू 10 हो चाहे म्यू की वैल्यू 10 नहीं हो, लैम्बडा की वैल्यू अगर 3 नहीं है, इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो कोई ना कोई एक रियल नंबर होगा। अब बात करते हैं इसकी, यहां पर क्या हो सकती है सिचुएशन, म्यू की वैल्यू 10 हो गई तो ये कितना हो गया 0, और अगर 0 हो गया और लैम्बडा इक्वल टू 3 नहीं है तो क्या होगा, z की वैल्यू कितनी आ गई 0, मतलब केवल एक पॉइंट मिल गया। z दोनों जगह रख दो तो x और y की भी क्या मिल जाएगी आपको, यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब केवल एक एक वैल्यू, तो z की वैल्यू 0 कब मिल जाएगी, जब लैम्बडा की वैल्यू आपके पास में 3 नहीं हो और म्यू की वैल्यू कितनी आ जाए 10। ये मैंने बता दिया क्योंकि म्यू की वैल्यू 10 पे 0 हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन, लैम्बडा आपके पास में 3 नहीं है, इसका मतलब ये तो 0 नहीं है, बचा कौन सा, ये वाला। अब म्यू की वैल्यू भी 10 नहीं है, मतलब ये भी क्या होगी, नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई। नॉन जीरो क्वांटिटी हो गई तो इसके वैल्यू कुछ सीधे से मान लो, सपोज ये a आ गया, ये अभी 0 नहीं है तो कितना हो गया b, तो z इक्वल टू कितना हो गया a बाई बी। z इक्वल टू a बाई बी, यहाँ पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी पुट कर दो, x और y की भी क्या मिल जाएगी, एक एक वैल्यू मिल जाएगी। क्यों, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल, सबको सॉल्व करना आता है। इसका मतलब जब आपके पास में लैम्बडा 3 नहीं है, चाहे म्यू 10 हो तो अच्छा, चाहे नहीं हो तो अच्छा, इस केस में मुझे क्या मिल जाएगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन। बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में लैम्बडा की वैल्यू आपके पास में 3 नहीं है, तो अब दूसरा केस कौन सा बचा कि लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाए, 3 आ जाए। अब ध्यान से देखो, लैम्बडा की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 3, इसका मतलब ये तो कितना हो गया अपने पास में 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर सिचुएशन 2 ही हो सकती है, या तो म्यू की वैल्यू वापस 10 हो या म्यू की वैल्यू 10 नहीं हो। अगर यहाँ पर म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, इसका मतलब ये कोई ना कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, कांस्टेंट रियल नंबर होगा। जैसे मान लेते हैं a, तो z इक्वल टू कितना हो गया, z इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया a। ये सिचुएशन आपके पास में हो गई। ध्यान से देखो, एक सिचुएशन क्या हो गया, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है तो कितना हो गया, z मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू नॉन जीरो क्वांटिटी, क्योंकि अगर म्यू 10 नहीं है तो नॉन जीरो होगा, और z इंटू 0 कितना होगा आपके पास में, दैट इज 0। इसका मतलब 0 इक्वल टू नॉन जीरो क्वांटिटी, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब जब आपके पास में लैम्बडा इक्वल टू जो 3 होगा, और अगर मैं म्यू की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू कितना ले लूं, 10। ध्यान देना, लैम्बडा की वैल्यू 3 पे 0, म्यू की वैल्यू 10 नहीं है तो नॉन जीरो। इस सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नॉन जीरो क्वांटिटी जीरो क्वांटिटी के इक्वल हो, तो इसका मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई z की वैल्यू ही नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्लियर ना, लैम्बडा की वैल्यू 3 पुट किया, ये कितना हो गया 0, और म्यू की वैल्यू भी मैं यहाँ कितना ले लूं 10, ध्यान देना, तो ये भी कितना हो गया 0 और ये भी कितना हो गया 0, मींस z इंटू 0 इक्वल्स टू 0। चाहे मैं z की कोई सी भी वैल्यू ले लूं, हमेशा पॉसिबल है। 0 इक्वल्स टू 0 तो होता ही है, चाहे z की वैल्यू 1 लूं तो भी ट्रू होगा, z की वैल्यू 1/2 लूं, पाई लूं, √3 लूं, कोई भी रियल नंबर अगर z ले लेता हूं तो z इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। इस केस में z की कितने वैल्यूज पॉसिबल है, इनफाइनाइट, तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का अंदर आंसर क्या बोला गया था कि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होने के लिए, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो, और कोई सॉल्यूशन नहीं होने के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3 और म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, किसी न किसी ऑप्शन में होगा। ध्यान से देखो, बात करनी है तो अपना मेथड नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की, वो भी आपको आना जरूरी है। कई बार हमें क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको सबसे पहले हम समझते हैं।
ये सिस्टम कैसा दिया। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करूं तो ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था वहां पे 0 0 0 था, तो मैंने क्या लिया था, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, a और x में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे वहां पे कितना लिखा था 0, क्योंकि वहां पे 0 0 0 था, तो वो कैसा सिस्टम हो गया था, होमोजीनियस। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है वो नॉन जीरो है, नॉन जीरो तो कुछ क्या होगा, b एक कॉलम वेक्टर हो जाएगा। ध्यान देना, ये सिस्टम हमारा जो है ये कन्वर्ट होके ये बन गया। यहाँ पर a कितना होगा 1 1 1, सबको पता है 1 2 3 1 2 लेमडा, और b कितना होगा 6 10 म्यू, और x कितना होगा x y और z। ये सिस्टम आपके पास में बन गया। कैसा सिस्टम है, इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस, क्योंकि अगर b की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा, प्रीवियस केस के अकॉर्डिंग वो होमोजीनियस हो जाएगा। अभी ये क्या है आपके पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, और जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में हमें क्या बोला गया है कि इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम का सॉल्यूशन कैसा हो, इनकंसिस्टेंट। फिलहाल हम बात करते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो बात करते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, और दूसरा वर्ड है आपके पास में इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी भी बताया मैंने, कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब या तो यूनिक होगा या फिर इनफाइनिटली मेनी होगा। तो जो पहली कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट की हम बात करें तो इस क्या करते हैं, जो ये ए क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की जो रैंक है ए, वो रैंक ए किसके इक्वल नहीं हो, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी है, ए और बी। अगर ये आपके पास में इक्वल नहीं है तो सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर आपके पास में कंसिस्टेंट है तो ऑफकोर्स दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हमारे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे क्वेश्चन में जो सिस्टम दिया हुआ है वो सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों की रैंक जो है वो इक्वल नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको पहले इस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। इस सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे लेमड़ा और म्यू पे क्या कंडीशन होगी कि ये जो सिस्टम है उसमें रैंक जो है वो दोनों के दोनों क्या आ जाए, डिफरेंट आ जाए। पहले हम सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इससे हम इसको कंपेयर करके, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए होगी वो कितनी होगी आपके पास में 1 1 और 1, ये कितना होगा 1 2 3, और यहाँ पर कितना आ गया 1 2 और लेमड़ा। ये तो आपके पास में क्या हो गया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। बात करते हैं यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स की, जो बी आपके पास में है कॉलम मैट्रिक्स बी। ये कॉलम मैट्रिक्स बी कितनी होगी 6 10 और कितना आ जाएगा म्यू, तो ये हो गया 6 10 और कितना आ गया म्यू। ये आपने बना लिया। अब हम बात करें इस पे रैंक की मैट्रिक्स की। रैंक मैट्रिक्स से बात करने के पहले ध्यान से देखना है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लेमड़ा की वैल्यू जो है, इस लेमड़ा पे कंडीशन है, लेमड़ा की वैल्यू अगर मान लेता हूं मैं कितनी ले लेता हूं 3। पहले केस में मैं ये ले रहा हूं कि लेमड़ा की वैल्यू कितनी ले रहा हूं 3 ले रहा हूं। जब लेमड़ा की वैल्यू 3 ले रहा हूं तो क्या सीन होगा, लेमड़ा की वैल्यू जब 3 ले रहा हूं तो ध्यान से देखना, लेमड़ा की वैल्यू 3 पर रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा। ध्यान से देखो, आपने सबने पढ़ा होगा रैंक क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक कैलकुलेट करने के लिए जो मैट्रिक्स आपको दी हुई है उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, चाहे हम कॉलम ऑपरेशन लगाए चाहे रो लगाए। ध्यान रखना, एक समय में एक ही ऑपरेशन लगाना होता है। रो ऑपरेशन लगा रहे हो और उसको कन्वर्ट करके किसी मैट्रिक्स बी में कन्वर्ट करे तो बी इज कॉल्ड द रो रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ए। तो बी आपके पास में जो मैट्रिक्स होगी वो ए का क्या होगा, रो रेड्यूस्ड फॉर्म होगी। तो हम किसी भी मैट्रिक्स ए जिसकी मुझे रैंक निकालनी है उसको रो रेड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और रो रेड्यूस्ड फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती है वही क्या होती है, उसकी रैंक होती है। यहाँ पर अगर मैं लेमड़ा की वैल्यू 3 रख दूं तो ध्यान से देखो ये दोनों रो क्या हो गए, सेम हो गए। ऑपरेशन लगाऊं, इस रो में क्या करूंगा, मैं इस रो को सेपरेट कर दूंगा तो यहाँ 0 0 0 बन जाएगा, और बाकी ये दोनों क्या रहेगी, नॉन जीरो। आप और भी ऑपरेशन लगा के देख लो, ये हमेशा दो तो नॉन जीरो आएगी, एक जीरो बन जाएगी। जैसे ही एक जीरो बनी इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी होगी 2, तो इस केस में इसकी रैंक कितनी आ गई 2। बात करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ए और बी इसको डिनोट करने का तरीका, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। आपको कुछ नहीं करना, ए आपको पूरा लिख देना ऐसे कैसे, ये हो गया, ये 1 2 और 3 हो गया, ये 1 2 और कितना हो गया लेमड़ा। यहाँ पे हम इस तरह से लगाते हैं डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है, ये बी यहाँ पे लिख देते हैं 6 और 10 और म्यू। आपको ये ऐसे नहीं करना है, सेपरेटेड नहीं है, पूरी एक मैट्रिक्स बन गई। और अगर मैं इस पूरी एक मैट्रिक्स को देखता हूं तो इसके अंदर 3/4 की मैट्रिक्स बन गई। 3 तो यहाँ पे क्या है रोज है, और 4 क्या है मेरे पास में कॉलम है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, लेमड़ा की वैल्यू कितनी ले ली, मैंने 3 ले ली। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लेमड़ा की वैल्यू तो कितने ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, और म्यू की वैल्यू अगर मैं नॉट इक्वल टू 0, आपको क्या करना है चेक कर, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10, सॉरी अलग अलग केस लेके चेक करना है, क्योंकि मेरे पास में ऑलरेडी आंसर आ गया तो मैं उसको मैं आपको केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। लेमड़ा की वैल्यू 3 ले लूंगा तो यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3, लेकिन म्यू की वैल्यू 10 नहीं है, इसका मतलब 10 के अलावा कुछ होगी, 9 होगी, 5 होगी, वोटेवर जो भी होगी।
ये दोनों आपके पास में यहाँ से ये एलिमेंट तो सेम है लेकिन ये एलिमेंट सेम नहीं है। और अब जब इसमें रो रिडक्शन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों रो तो सेम नहीं है, तो किसी एक को तो जीरो बना नहीं सकते। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होगी वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की बात करें तो रैंक ऑफ ए कितनी आ जाएगी आपके पास में 3, सॉरी रैंक ऑफ ए नहीं, रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितनी आ गई आपके पास में, कितनी आएगी 3। जब आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ध्यान से देखो, इसकी रैंक कितनी आ रही है 2, इसकी कितनी आ रही है 3, दोनों ही क्या है इक्वल नहीं है, तो ये सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो गया। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम के लिए उस मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के रैंक जो है उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये दोनों ही मेथड है। इस केस में हो सकता है कई बार क्या होता है, अभी तो यहाँ पे आसानी से हो गया, कई बार आपको ये मेथड भी अप्लाई करना पड़ सकता है जब आपके पास में सिस्टम जो हो बड़ा दिया हो या फिर मुश्किल हो रहा हो इस तरह से। अभी तो यहाँ पे क्या था, दोनों वैल्यू सेम दे रखी थी, मैंने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से निकाल लिया। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 53। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। ये दो क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से थे। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दी हुई है और अभी अभी मैंने बता भी दिया आपको रैंक निकालना। क्वेश्चन नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 54 में एक मैट्रिक्स दी हुई है और मैट्रिक्स आपके पास में है 1 -1 0 0 1 और -1 और 1 1 और 1। ये आपके पास में एक मैट्रिक्स है और आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक कॉलम वेक्टर है x और x ऑफ कोर्स आप लेते हो x y और कितना z। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि a आपके पास में है, b सॉरी ये नहीं है 2 1 7, अच्छा x तो यही है x y z सॉरी और b आपके पास में कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ आपके पास में दैट इज 2 1 और 7। ये आपके पास में a एक आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी है, b आपके पास में एक कॉलम वेक्टर है, x आप ऑफकोर्स वेरिएबल फॉर्म में कॉलम वेक्टर लेते हो। आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि तब आपको a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है जब आपके पास में ax इक्वल टू कितना है b। ये भी क्वेश्चन में दिया कि ax की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तब आपको क्या करना है, इस जो x है इस x के वैल्यू को कैलकुलेट करना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, अब ये भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले। अब ध्यान से देखो, जैसे आपको मैट्रिक्स दी, पहला तरीका जो आपके दिमाग में यहाँ पर आना चाहिए, पहला तरीका तो क्या होगा, ये x दिया a दिया हुआ है यहाँ पे पुट करोगे, ये x दिया हुआ यहाँ पुट करोगे, ये b दिया हुआ यहाँ पुट करोगे, a को x से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ कंपेयर करोगे, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे और x y z की वैल्यू निकालोगे। आप चाहो तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका, ये तरीका भी बेस्ट है कैलकुलेट करने का। आप क्या करोगे, a यहाँ रखोगे, x यहाँ पुट करोगे, b यहाँ पुट करोगे, a और x को मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा x माइनस वाई इक्वल टू समथिंग। तो जैसे हम करते हैं तो ध्यान से देखो, मेथड नंबर फर्स्ट जो मैं कर रहा हूँ आसान सा है, तो मैं इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ये जो फॉर्म है ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो गया x माइनस वाई, b का पहला एलिमेंट कितना है 2, इसको इससे करूंगा कितना आ गया y माइनस जेड, ये कितना है आपके पास में 1 और एक आपके पास में कितना बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया 7। ये बन गया। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालनी, सिंपल सा है। अब ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से y की, यहाँ पे से x की वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस वाई यहाँ रख देता हूँ, यहाँ से z की वैल्यू कितनी होगी y माइनस 1 यहाँ पुट कर देता हूँ, तो इस x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, ये होगी 2 प्लस वाई। यहाँ से आप क्या करो, z की वैल्यू y के फॉर्म में निकालो, कितना हो गया प्लस ये कितना हो जाएगा y माइनस 1, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ और प्लस ये ऑलरेडी आपके पास में बीच वाला y जो है वो ये रहा और इक्वल टू कितना है 7। तो दिस इंप्लाइज y प्लस y कितना हो गया 3y, यहाँ पर कितना बच गया 1, y 3y इक्वल टू कितना आ गया 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, सिंपली है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, कहीं पे पुट कर दो, जैसे यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट करोगे, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4, सिंपल सा। यहाँ पर y की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। इसका मतलब हमारे पास में हैंस हम बात करें तो यहाँ से सिंपली कैलकुलेट हो गया, x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी 2 और देखो 1। एक ऑप्शन होगा आपके पास में 4, 2 और 1। ये था हमारे पास में पहला तरीका कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका ये तो तब हम बात कर रहे हैं कि जब हमें ये थोड़ा लग रहा है कि हाँ ठीक है इस इक्वेशंस को मैं आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। कई बार यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल आ गए, यहाँ पे भी तीनों वेरिएबल आ गए, मींस एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड आ गया, तो आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस सिचुएशन में आप दूसरा मेथड भी सीख लीजिए, हो सकता है वहां पर ये दूसरा मेथड जो है वो इजी वे में हो जाए। दूसरा मेथड ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, अगेन मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपके पास में ax इक्वल टू कितना दिया हुआ है, b दिया हुआ है।
आपको क्या करना है, x कैलकुलेट करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने बात की थी, ये सिस्टम कैसा बन गया, ये आपके पास में नॉन होमोजीनियस सिस्टम बन गया। और नॉन होमोजीनियस सिस्टम में यहाँ पर a क्या होती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। और मैंने बड़ी ही खूबसूरत तरीके से बताया था कि a पे दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो a इन्वर्टिबल होगा या फिर a क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल होगा। तो अगर मान लेते हैं यहां पर इस केस के अंदर हम बात करें कि अगर इफ a जो है आपके पास में क्या है, इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल को चेक करने का सबसे आसान तरीका है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करो। या मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं सीधा सा कि डिटरमिनेंट ऑफ a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a इन्वर्टिबल हो गया देन हम क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो गया, a इनवर्स और a और x कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, a इनवर्स b। ये तो आइडेंटिटी बन गया, i को x से वापस मल्टीप्लाई करोगे x ही आ जाएगा, तो इस x की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, a इनवर्स b। तो दूसरा तरीका क्या होगा, मैं कैलकुलेट तो नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सबको इनवर्स निकालना आता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये a दिया हुआ है, इसका इनवर्स कैलकुलेट कर लो, और इसका इनवर्स कैलकुलेट करके उसको b से मल्टीप्लाई कर लो, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो आपका यही आंसर आएगा, कितना, 4, 2 और 1। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 54, ये भी आसान था, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं था ऐसा कुछ खास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया हुआ है आपके पास में, अगेन एक मैट्रिक्स दी हुई है और इस मैट्रिक्स के रैंक निकालने। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 55। अभी भी बताया था मैंने रैंक कैसा कैलकुलेट करते हैं। एक मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं 2, 4 और 5 आपके पास में है, और एक दिया हुआ है 4, 8 और 10, और आपके पास में माइनस के 6, माइनस के 12 और माइनस के 15 आई थिंक ये। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक निकालने। अभी भी बताया था मैंने, रैंक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, या तो रोज में लगाते हैं या फिर कॉलम्स में लगाते हैं। रोज में ऑपरेशन लगा करके जब आपके पास में एक दूसरी मैट्रिक्स ला रहे हो b, तो b क्या कहलाती है, रो रेड्यूस्ड फॉर्म कहलाती है a की। कहने का मतलब यह है कि हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स को या तो रो रेड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर हम इसको कॉलम रेड्यूस्ड में चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद में उसमें जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आती है, वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती है वही क्या होती है, रैंक होती है। या फिर हम इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलआई वेक्टर्स होते हैं। अब एलआई वेक्टर्स कौन से, या तो एलआई आप कॉलम वेक्टर्स ले लो या फिर एलआई आप रोज वेक्टर्स ले लो, वही क्या होती है, उसकी रैंक होती है। तो यहाँ पर हम सिंपली बात करें इसको रो रेड्यूस्ड में चेंज करने के लिए, मैं पहले तो क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लूं, यहाँ से 4 क्या, यहाँ से 2 कॉमन ले लूं, और यहाँ से -3 कॉमन ले लूं, तो ये कितना बन गया आपके पास में, मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर, ध्यान से देखो 2, 4 और 5, ये भी कितना बन गया 2, 4, 5, और ये भी कितना बन गया 2, 4, 5। मींस इस रो के अंदर तीनों के तीनों रोज जो है वो सेम है। और जब किसी मैट्रिक्स में आप सबको पता है कि अगर n रोज सेम हो तो आप उसको रो रिडक्शन से क्या कर सकते हो, n-1 रोज को 0 कर सकते हो। मतलब 3 आपके पास में रोज सेम है तो आप 2 रो को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, सिंपल सा है। तो ऑपरेशन यहाँ पे मैं लगाता हूं, कॉलम ऑपरेशन लगा लो, यहाँ पे रोज ऑपरेशन लगा लो। तो मैंने क्या किया, जो R1 है उस R1 में, या आप इस तरह से करो कि R2 में ऑपरेशन लगाते हैं, R2 में क्या किया मैंने, R2 माइनस R1 कर दिया। जनरली हम क्या करते हैं, जो नॉन जीरो रोज होती है उसको ऊपर रखते हैं, इसलिए मैं इसको 0 नहीं बना रहा हूँ, इन दोनों को 0 बना रहा हूँ। उसके लिए R2 में क्या किया, R2 माइनस R1 कर दिया, और R3 में भी कितना कर देता हूं मैं, R3 माइनस R1। जैसे इसको लिखेंगे ये मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गया, और कितना हो गया आपका -6, और ध्यान से देखो ये हो गया 2, 4, 5, और कितना हो गया 0, 0, 0, और एक आपके पास में लास्ट रो भी कितनी हो गई, 0। जैसे 0, 0, 0 हुआ तो आपके पास में क्या करना है, इस मैट्रिक्स के अंदर रो रेड्यूस्ड फॉर्म में, ध्यान देना, रो रेड्यूस्ड फॉर्म में जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, यहाँ पे केवल 1 है, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 1, जो आपके एक ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 56, एक डिटरमिनेंट आपको कैलकुलेट करना है, और ये जो डिटरमिनेंट है, सिंपली डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है। चाहो तो आप इसमें ऑपरेशन लगा दो, चाहो तो आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो, ऑपरेशन लगाओगे ज्यादा इजी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 1 महीने के बाद, लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन का पेपर हुआ था, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कई सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 1 + x ये हो गया 1, 1, और ये 1, 1 + y, और ये 1, और ये 1, 1, और कितना हो गया 1 + z। और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा। अगेन क्या करो, डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, या तो सिंपली क्या कर लो, इसको ओपन कर लो, या फिर इसके अंदर क्या कर लो, कुछ ऑपरेशन लगा करके इसको आसान फॉर्म में बना लो। ध्यान से देखो ऑपरेशन क्या लगा रहा हूं मैं,
यहाँ पर मैं C1 जो है उस C1 के अंदर तो आप क्या कर लो, C1 माइनस C3 कर लो, इस तरह से कर लो, और C2 में भी आप क्या कर लो, C2 माइनस C3 मीन्स इसको क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, बन गया 1 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये हो गया x, इसको सब्ट्रैक्ट करें 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 1 माइनस v कितना हो गया माइनस के z। इसमें भी क्या करा, इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो 1 माइनस 1 0, 1 प्लस y माइनस 1 कितना हो गया y, और ये कितना हो गया अगेन माइनस z, और कितना हो गया 1 1 और 1 प्लस z। अब क्या करो, इसको सिंपली ओपन कर लो, क्योंकि एक जगह 0 बन गया, बस काफी है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको x से ओपन किया, इस पहली रो से ओपन किया, ये x हो गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस कितना हो गया y z, सबको मल्टीप्लाई करना आता है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस। यहाँ पे ये 0 है, नहीं लिखेंगे, प्लस कितना हो गया 1 1 के करेस्पॉन्डिंग कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस के z पर। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया xy प्लस, ध्यान से देखो ये हो गया xyz, और प्लस कितना हो गया xz, और प्लस ये लास्ट टर्म कितनी हो गई z1। तीनों जगहों से मैं xyz को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे xy है, z नहीं तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन y आ जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन x आ जाएगा, तो फाइनली कितना हो गया 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। ये इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, किसी न किसी ऑप्शन में दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ये 56 था, और क्वेश्चन नंबर 56 में देख लो, एक ऑप्शन के अंदर आपके पास में एक्स वाई जेड 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 56। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास में एक एस डिफाइन करके दिया हुआ है और बोला गया है कि आपको इसकी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ध्यान से देखो क्वेश्चन में एक एस दिया हुआ है, एस है a इक्वल टू लॉग ई बेस, और आपके पास में ब्रैकेट में है 10 और पाई बाई 4 प्लस कितना है ये साई बाई 2, और इसके साथ में आपके पास में है प्लस के a टेन साई और सेक साई। ये आपके पास में क्वेश्चन दिया और इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ध्यान से देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे ज्यादा डिस्कस तो नहीं करते हैं, यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूले की बात करने थे। फिलहाल जब लेक्चर लेके आएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस का तब हम देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है एग्जैक्टली। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, सबसे पहले इस इक्वेशन के बारे में समझो। इस इक्वेशन में आपके पास में क्या हो रहा है, एक तरफ एस है और दूसरी तरफ फंक्शन है किसके, साई की। मींस ये पूरी इक्वेशन किसमें है, एस और साई में। और हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस में एक ऐसी इक्वेशन जो एस और साई में होती है, वो जो इक्वेशन होते हैं उसको बोलते हैं नेज समीकरण या इंट्रिंसिक इक्वेशन। तो जब आपको कोई क्वेश्चन इंट्रिंसिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से देखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं रो से, और कितना होता है सिंपली ds ओवर d साइन। मींस जो आपको दे रखा है उस s का साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, वही आपका रो होता है। तो यहां पर भी हम वही करेंगे। तो रो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको साई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। a log आपके पास में है और log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन कितना हो गया 10 और कितना हो गया पाई बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा साई बाई 2। फिर क्या करेंगे, 10 का करेंगे और 10 का कितना हो गया सेक स्क्वायर और कितना हो गया पाई बाई 4 और प्लस कितना हो जाएगा साई बाई 2। ध्यान से देखो, फिर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये तो इस वाले पोर्शन का हुआ। प्लस इसकी बात करते हैं, a टेन साई को मैंने क्या रखा कांस्टेंट, तो सेक साई का कितना होता है आप सबको पता है, टेन साई और सेक साई। प्लस फिर क्या करूंगा मैं, a आपके पास में है, इसी को मैं ऐसा इसमें लिख देता हूं। a कितना हो गया मेरे पास में, मैंने सेक साई को कांस्टेंट रखा, a आपके पास में कांस्टेंट है, टेन साई का कितना होता है सेक स्क्वायर साई। जस्ट इतना ही लिखते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप के अंदर उधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो टेन है और सेक है उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ, टेन यहाँ पे इस पोर्शन में जो सेक स्क्वायर है उसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखूंगा। ध्यान से समझना, ये तो थीटा है, इस तरह से समझ लो। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। एक कोस थीटा ऊपर जाएगा, एक कोस थीटा से एक कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। नीचे कितना बचेगा साइन थीटा और कोस थीटा और कितना है ये 2। तो इसको मैं जो डायरेक्टली है वो रो को कितना लिख रहा हूँ, ये a तो ऊपर, नीचे कितना बन गया 2 टाइम्स ये कितना हो गया साइन और पाई बाई 4 प्लस कितना हो गया साई बाई 2, और एक कितना बचेगा आपके पास में कॉस और पाई बाई 4 प्लस कितना साई बाई 2। ध्यान से देखो प्लस यहां पे ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या किया, a सेक साई को कॉमन ले लिया, और जैसे मैंने a सेक साई को यहां पे कॉमन लिया तो आप नोटिस करोगे ब्रैकेट के अंदर मैंने a सेक साई कॉमन लेते हैं, यहाँ टेन स्क्वायर बच गया और यहाँ पे सेक स्क्वायर बच गया।
फाइनल टच देते हैं क्वेश्चन को, ये टेन स्क्वायर साई और प्लस कितना हो गया सेक स्क्वायर साई। अब यहाँ पे दो चीजें मैं अप्लाई कर रहा हूँ जो जनरल ट्रिग्नोमेट्री आपको पता है। एक आपको पता है कि जो आपके पास में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर साइन माइनस 1। ध्यान देना यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेन स्क्वायर को कितना लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर साइन माइनस 1 लिख रहा हूँ। एक चेंजेस ये कर रहा हूँ, यहाँ पर आप सबको पता है कि साइन 2 थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा और कोस थीटा में इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे अप्लाई करूंगा रो कितना हो गया, ध्यान से देखो ये हो गया ए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा कितना होगा साइन 2 थीटा, मतलब कितना होगा साइन, और साइन के साथ में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो पाई बाई 4 2 से मल्टीप्लाई होगा पाई बाई 2 और साई बाई 2 2 से मल्टीप्लाई होगा साई, मीन साइन के अंदर कितना बच गया पाई बाई 2 प्लस साई, और पाई बाई साइन पाई बाई 2 प्लस साई कितना हो गया कोस साई। सिंपल सा। और इसी कोस साई को मैं ऊपर ले जाके कितना ले देता हूं a sec साई। सिंपल सा। यहां पर ध्यान से देखो यहां पर कितना हो गया प्लस के a sec साई, और मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं यहां पे जब sec स्क्वायर साई माइनस 1 रखूंगा sec स्क्वायर कितना हो गया 2 टाइम्स sec स्क्वायर साई और माइनस के 1। यहां से मैं क्या कर रहा हूं पूरे इससे a sec साई में क्या कर लेता हूं कॉमन ले लेता हूं, ये बच गया 1 प्लस कितना हो गया 2 टाइम्स sec स्क्वायर साई और माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया 2 आगे आ जाएगा कितना हो गया 2 टाइम्स a और कितना हो गया sec क्यूब साइन। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई होगी। तो आपको जस्ट क्या करना था, इसको डिफरेंशिएट करना था। एक ऑप्शन देखते हैं शायद होगा s इक्वल टू देखो एक ऑप्शन में है 2a और sec क्यूब साइन। अपने पेपर में मैच कर लीजिएगा, मेरे पास में जो ऑप्शन है वो तो 1 है लेकिन आपके पेपर में हो सकता है अलग हो, सीरियल अलग होगा। तो अब देखो ये था क्वेश्चन नंबर 57। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, और क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 में ध्यान से क्वेश्चन नंबर 58 और क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर क्या बोला गया आपके पास में कि द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। अब देखो दो चीजें निकालते हैं, एक तो निकालते हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सब आपके पास में कर्वेचर के पॉइंट्स हैं, कर्वेचर में आप पढ़ते हो कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उस कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की लेंथ निकालनी है, लेकिन एक लेंथ तो वो निकालते हैं जब वो जो आपके पास में पोल से पास होता है और एक बार जो है वो पोल के परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन के अंदर आपके पास में क्या दिया हुआ है r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा। क्वेश्चन में बोला गया कि ये आपके पास में कर्व है r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा, और आपको क्या करना है इसकी लेंथ निकालनी। ध्यान से देखो किसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। ये आपको कैलकुलेट करना है कॉर्ड ऑफ कर्वेचर। लेकिन क्वेश्चन में आगे बोला गया है थ्रू द पोल, और जब थ्रू द पोल का मतलब है जब पोल से गुजरने वाली, जब पोल से पास होने वाली आपके पास में कोई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर होती है तो उस कॉर्ड ऑफ कर्वेचर की क्या निकालनी, लेंथ निकालनी। कैसे इसको समझे, इस तरह से ध्यान से देखो कोई आपके पास में कर्व होगा, उस कर्व के किसी पॉइंट पर क्या करेंगे अपन कोड निकालेंगे। अगर वो कोड जो है वो पोल से पास हो रही है तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, उसको बोलेंगे कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। और सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला अभी मैं इसके डीप में नहीं जा रहा, आपको डायग्राम बना के नहीं समझाऊंगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं, हम सिंपली इसको समझ लेते हैं, उसके लिए पूरी थ्योरी आपके लगेगी। इसका फॉर्मूला होता है 2 रो सीधा कितना साइन फाई, जहां पर रो क्या होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अभी भी पहले मैंने बताया था इस क्वेश्चन में नोटेशन में, आपके पास में ये फॉर्मूला हो गया, आपको रो की वैल्यू निकालनी है, रो का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दिया हुआ r। एक निकालना आपको फाई। फाई आपने पढ़ा होगा इस कर्व के किसी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, वो टेंजेंट जो रेडियस वेक्टर से एंगल बनाती है उसको फाई। ऑफ कोर्स आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि चीजें क्या होती है। तो हम क्या करेंगे, रो निकालने का फॉर्मूला, अब r और थीटा में जब इक्वेशन दी होती है तो रो का भी एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है। लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले रो मत निकालो, क्योंकि रो अगर आप इस इक्वेशन से निकालोगे तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले आप फाई निकालो, और फाई निकाल करके क्या करते हैं हम इसका रो कैलकुलेट करते हैं दूसरे फॉर्म में, जिसको बोलते हैं पैरेलल इक्वेशन का फॉर्म, जब p और r में इक्वेशन दी हो। फिलहाल हम क्या करते हैं, रो निकालते हैं। रो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो ये r इक्वल टू कितना दिया हुआ है a1 प्लस कोस थीटा। अब देखो रो कितना होता है, आपको मैं फॉर्मूला लिखा देता हूं कि टेन जो फाई होता है वो कितना होता है r d थीटा बाई कितना होता है dr होता है। अब देखो तो चाहो तो आप dr बाई d थीटा निकालो, यहाँ पे पुट करो, फाई इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, या मेरा जो मेथड होता है मैं तो क्या करता हूँ दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। जैसे लॉग लूंगा कितना हो गया ये ln a और कितना हो गया ln और कितना हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या करो इस पूरी इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो ये तो कितना हो गया 1 अपॉन r और कितना हो गया, ध्यान से देखो dr बाई d थीटा इक्वल टू ये कितना बन गया आपके पास में 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, प्लस कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा का कितना होता है माइनस के साइन थीटा। ध्यान से देखो, और इस फॉर्मूले को और इसको देखते हो आप लोग, तो ध्यान से देखो r d थीटा बाई dr tan फाई है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑफ कोर्स आपके पास में cot फाई हो जाएगी।
साइन थीटा आप सबको पता है कितना होता है, 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2, और इसको कितना लिख सकता हूँ, cos थीटा बाई 2, और 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos से cos कैंसिल आउट, कितना हो गया ये आपके पास में माइनस के tan थीटा बाई 2। और ध्यान से देखो, अगर cot फाई की वैल्यू माइनस के tan थीटा बाई 2 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज करेंगे। या माइनस आ रहा है, और माइनस किसके साथ आ रहा है, tan के साथ आ रहा है, और tan जो माइनस आता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस होता है, साथ ही साथ पाई बाई 2 प्लस होता है, लेकिन हम यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस चेंज करेंगे, लिखेंगे क्यों, क्योंकि एक तरफ cot है एक तरफ tan है। तो इसी को मैं कितना लिख सकता हूँ, ये आपके पास में हो गया cot फाई, और cot फाई कितना हो गया, मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, एग्जैक्टली लिख सकते हैं। इसका मतलब आपके पास में यहाँ से जो फाई की वैल्यू है वो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ध्यान से देखो मेरा काम हो गया। क्यों हो गया कि फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो साइन थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना हो गया, cos थीटा बाई 2। सिंपल सी बात है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे रो भी निकालनी है, तो रो को दो तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। रो चाहो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, जो काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर पावर 3/2 अपन आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर बाई डी थीटा, आर डी आर बाई डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी टू आर डी थीटा, समथिंग लाइक दैट। तो वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला, वहां पे आप डी आर बाई डी थीटा निकालोगे, डी टू आर बाई डी थीटा स्क्वायर निकालोगे, पुट करोगे। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखो, आपके पास में एक पेडल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, और वो होता है P इक्वल टू आर साइन फाई। सिंपल सा ये फॉर्मूला होता है। ये आपके पास में क्या है, P इक्वल टू आर साइन फाई का फॉर्मूला होता है। अपने पास में क्या है कि फाई ऑलरेडी आ गया, फाई ऑलरेडी आ गया, तो जैसे मैं पुट करूंगा ये कितना हो गया r, और ये कितना हो गया साइन, और कितना हो गया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ध्यान से देखो, और ये कितना हो गया, दैट इज r, और कितना हो गया cos थीटा बाई 2। जब आप इस इक्वेशन के बारे में देखते हो तो यहाँ से r इक्वल टू में कितना लिख सकता हूँ, a, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, आर स्क्वायर, और कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इसके वैल्यू यहाँ से कितने होंगे, r अपॉन 2a, तो ये कितने हो गए, ध्यान से देखो, मैं जिसे लिखूंगा यहाँ पे r कितना बन जाएगा, r क्यूब इक्वल टू ये कितना हो गया 2ab स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना, आप इसको बोलते हैं पेडल इक्वेशन। ये पेडल इक्वेशन किसकी आ रही है, इस कर्व की। हमेशा जब भी आप इस तरह के पेपर दे रहे हो, चाहे एसीएफ का पेपर दे रहे हो, चाहे लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन का दे रहे हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दे रहे हो, आपको अगर मैक्सिमम चीजें याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दोगे। कई बार कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं अगर एक सिंपली इस जो आपको एक कर्व देकर के इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लेता, तो आप पहला तरीका तो यह है कि इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, और दूसरा तरीका यह है कि आपको इसकी पेडल इक्वेशन ही याद हो। तो ये जो है ये कहलाती है इसकी पेडल इक्वेशन, और आप सबको ये याद होनी चाहिए। आर क्यूब इक्वल टू 2ab स्क्वायर पेडल इक्वेशन होती है इस कार्डियोइड की, इसका इस कर्व का नाम कार्डियोइड है। अब आ गया, अब रो कितना होता है, रो इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला होता है आर डी आर बाई डीपी। ये कब होता है, जब आपकी इक्वेशन आर और पी में हो। तो इसका मतलब मुझे सिंपली क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है आर के रेस्पेक्ट में। ध्यान से देखो, जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, ये कितना हो गया 3 और आर स्क्वायर इक्वल टू, मैं आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। चाहो तो आप इसको पी के रेस्पेक्ट में कर लो, तो मैं इसको कितना लिख दूंगा, डी आर बाई कितना हो गया डीपी मेरे पास में हो गया इक्वल टू, ध्यान से देखो 2 और 2 कितना हो गया 4a, और कितना आ गया p, और मुझे क्या चाहिए केवल r dr बाई dp। तो r dr बाई dp की वैल्यू यहां से देखो r आ जाएगा, तो कितना आ गया 4ap अपॉन कितना हो गया 3 और r, ये रो आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें ये कैलकुलेट करना था, इस लेंथ को जो है मैं l से डिनोट कर देता हूं, तो l इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखो, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया आपके पास में 4a, और कितना हो गया p अपॉन कितना हो गया 3r। ध्यान से देखो, साइन फाई और साइन फाई की जो वैल्यू है वो फाई कितना है पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो कितना हो गया ये cos थीटा बाई 2। ठीक है, अगेन मैं इसको लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखो, हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करोगे तो 2 टाइम्स, और देखो अगेन आपके पास में आप इसको इस तरह से लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अभी फिलहाल जो है आप इसको इस तरह से कन्वर्ट मत करो, ये आपके पास में जो आपके पास में फाई है इसको आप फाई ही रहने दो, ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। साइन फाई आपके पास में p की वैल्यू देखो अभी मैंने लिखवाई है r साइन फाई होता है, और जैसे लिखोगे आपके पास में ये तो कितना हो गया 8a अपॉन 3। ध्यान से देखो, ये पोर्शन तो 8a अपॉन 3, और ध्यान से देखो यहाँ पर p की वैल्यू जैसे r साइन फाई रखोगे तो ये कितना हो जाएगा r साइन स्क्वायर फाई, और अपॉन कितना आ गया r। ये r से r भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये r से r आपने क्या किया, कैंसिल आउट किया, ये आ गया 8a अपॉन 3, और कितना बन गया साइन स्क्वायर फाई। फाई की वैल्यू जैसे आप पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 रखोगे, कहीं ना कहीं आपके पास में आएगी, तो ये कितना बजाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और जैसे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर वैल्यू रखोगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ये रहा, इसके वैल्यू कितनी रखोगे r अपॉन 2a, r अपॉन 2a रखोगे, a से a क्या हो जाएगा आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएगा,
2 से कितना आ जाएगा आपके पास है 4r और अपन कितना आ गया 3। तो ये क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चेक करो किसी ना किसी ऑप्शन में आपके पास में होगा। एक ऑप्शन है 4/3r, ये आपके पास में क्या हो गया होगा। यहाँ पर क्या होता है कि सिंपली आपके पास में कुछ स्टैंडर्ड कर्व होते हैं, उस स्टैंडर्ड कर्व की आपको पेडल इक्वेशन याद होनी चाहिए और वो पेडल इक्वेशन याद है। ध्यान देना यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं कर्व r = a1 - cos θ लिख दूं, इस कर्व के लिए आपको क्या क्या चीजें मेरे हिसाब से याद होनी चाहिए। एक तो आपका ये इंपॉर्टेंट होता है जो आपको याद होना चाहिए, और एक ये आपके पास में पेडल इक्वेशन होती है जो याद होना चाहिए। अगर यहाँ पर a1 - cos θ ले लो, 1 - cos θ ये भी कार्डियोइड होता है, लेकिन इसका शेप तो सेम होता है, लेकिन इसका सिमेट्री थोड़ी अलग होती है। लेकिन उसके लिए जो फाई आएगा आपके पास में, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अगर मेरे पास में यहाँ पे a1 - cos θ होता, तो इस केस के अंदर जो मेरे पास फाई निकल के आएगा वो जस्ट कितना होता है θ/2। एक फॉर्मूला इसके लिए याद कर सकते हो। और जो आपके पास में पेडल इक्वेशन होगी वो तो क्या रहती है, सेम रहती है, r³ = कितना हो गया 2ab²। तो ये भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इस कार्य के लिए भी। ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 58। अब जल्दी से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, टाइम काफी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। क्वेश्चन नंबर 59 में सिंपल सा आपके पास में एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर बोला गया कि z = आपके पास में कितना है xy और फंक्शन ऑफ कितना है y/x। और आगे बोला गया है कि आपके पास में अगर ऐसा है तो x Δz/Δx प्लस y Δz/Δy इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कैलकुलेट करना। ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा आइलर इक्वेशन। आइलर इक्वेशन क्या होती है मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई फंक्शन है z = वो क्वेश्चन है आपके पास में किस में f(y/x) और या इस प्रकार से भी आपको दिया हो तो चलेगा। ये जो फॉर्म आपके पास में लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि जो भी इक्वेशन आपको दी हुई है वो होमोजेनियस इक्वेशन है, कितने डिग्री की, n डिग्री की। ज्यादा डीपली इसमें जाते नहीं है। अगर आपके पास में कोई z इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है x और y के अंदर वो एक होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री कितनी है, n है। तो आइलर इक्वेशन ये कहती है कि अगर z आपके पास में होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n का फंक्शन हो, z इज द फंक्शन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तब आपके पास में ये सिचुएशन होती है कि x Δz/Δx प्लस y Δz/Δy इसकी वैल्यू कितनी होती है n × z। ये होती है आपके पास में आइलर इक्वेशन। लेकिन ध्यान देना, आइलर इक्वेशन जब आप लिख रहे हो तो आप बोलता है कि आपके पास में z जो है वो इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। और यहां पर अगर ऐसा होता तो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं। अपने क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे z = कितना है x और y और कितना है फंक्शन ऑफ y/x। यहाँ पर फंक्शन y/x का तो है, लेकिन बाहर कितना आना चाहिए, जब y/x लिख रहे हो तो यहाँ पे x की पावर है, लेकिन यहाँ पर y भी आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको y से x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ क्या। और अगेन मैं इसको एक नया फंक्शन मान लूं तो कितना हो गया x² और कितना हो गया 5y/x, क्योंकि ये भी y/x हो गया, ये भी y/x हो गया, y/x का फंक्शन हो जाएगा जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी होगी 2, यहां पे पुट करते हैं तो दिस इंप्लाइज आपके पास में कितना हो गया x Δz/Δx प्लस y Δz/Δy इक्वल टू कितना हो गया n की वैल्यू 2 और कितना हो गया z। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आपके चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन 2z होगा, तो देखो एक ऑप्शन में 2z आ रहा है, तो 59 जो है उसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2z। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन में आपके पास में बोला गया क्वेश्चन नंबर 60 में फॉर ए सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स द क्रेमर्स रूल्स इज एप्लीकेबल व्हेन। अब क्रेमर रूल को समझ लो, सिंपली क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 क्रेमर रूल होता क्या है, आप सब ने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आपके पास में क्या होगा, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ, इस तरह का कोई सिस्टम दिया होगा, ax = b डिफाइन करके दिया होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। ध्यान से देखो, जहां पर a क्या होती है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि यहां पर जो अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें n ही वेरिएबल थी और n ही इक्वेशंस थी, मींस नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्वेशंस था। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास में m इक्वेशंस है, ध्यान से देखो m इक्वेशन का मतलब इस तरह से m इक्वेशन है और वेरिएबल जैसे x1 x2 xn है, तो ये इक्वेशन जो है आपके पास में क्या दे रखी है, m तो इक्वेशंस है और n आपके पास में क्या दे रखे हैं, वेरिएबल्स दे रखे हैं। ठीक है, इक्वेशन के अंदर बोला गया है, तो आपको क्या करना है, क्रेमर रूल अप्लाई करना। अब क्रेमर रूल को समझते हैं। क्रेमर रूल से हम क्या करते हैं, उस क्रेमर रूल से हम वैल्यूज निकालते हैं किसकी, x y और z की।
क्रैमर रूल से क्या निकालते हैं, एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालते हैं, या उस सिस्टम का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर आपके पास में Ax इक्वल टू बी है तो क्रैमर रूल ये कहता है कि आपके पास में सबसे पहले डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ध्यान से सुनना, क्या निकालते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट उसको किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से। फिर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर डेल्टा आई। डेल्टा आई क्या होता है, आपके पास में डिटर्मिनेंट होता है किसका, ए आई का। अब ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं बात कर रहा हूं आई की वैल्यू 1 2 3 जितने भी आपके पास में दिया हुआ है, यहाँ पर हम आई की वैल्यू, जब भी इक्वेशन आपके पास में दी हुई है, आई क्या है, आई की वैल्यू 1 ले लिया, इसका मतलब डेल्टा 1। डेल्टा 1 क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A1। फिर ये A1 मैट्रिक्स क्या होगा, A1 मैट्रिक्स का मतलब जो आपके पास में A मैट्रिक्स है उसके अंदर जो पहला कॉलम है उस पहले कॉलम की जगह कौन सा रख देना, B रख देना। वो क्या होता है, डेल्टा 1, सबने पढ़ा होगा। डेल्टा 2 का मतलब उस मैट्रिक्स A के अंदर आपके पास में जो सेकंड कॉलम है उस सेकंड कॉलम को हटा करके B रख दो। डेल्टा 3 का मतलब थर्ड कॉलम की जगह B रख दो। ये आपके होता है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और उनका उन मैट्रिक्स का क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है, डिटर्मिनेंट। और जैसे ही आपके पास में डिटर्मिनेंट की बात आती है, दोनों ही केस में डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप अब देखो क्रैमर रूल क्या कहता है, तब क्रैमर रूल कहता है कि आपके पास में एक्स आई जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होता है, डेल्टा आई अपॉन कितना होता है, डेल्टा। मतलब आई की वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो x1 कितना आ गया मेरे पास, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अब ध्यान से देखो नीचे डेल्टा आ रहा है, अब नीचे डेल्टा आ रहा है, इसका मतलब इसके डिफाइन होने के लिए डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए। तो क्रैमर रूल के डिफाइन होने के लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, डेल्टा जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। और डेल्टा अगर 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपके पास में है वो 0 नहीं होना चाहिए। और ए ही क्या कहलाती है, आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो वो कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि जो आपके पास में कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, आपके पास में इज इन्वर्टिबल। सिंपल सी बात है। अब आगे बात करते हैं, एक चीज और पढ़ी होगी, किसी मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब वो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है, आपके पास में केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। इसका मतलब जब मैं क्रैमर रूल अप्लाई कर रहा हूं तो क्रैमर रूल के लिए पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि अगर आपके पास में m इक्वेशन n वेरिएबल है तो m इक्वल टू n। एक ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन आपके पास में होगा m इक्वल टू n एंड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। भाई ध्यान देना, नॉन सिंगुलर का मतलब ही क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये था आपके पास में क्वेश्चन नंबर 60। तो आज हमने डिस्कस किए इस पार्ट के अंदर अभी क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 60 तक। ये था हमारे पास में पार्ट नंबर 6। अब बात करेंगे अपन पार्ट नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 61 से आगे जितने कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 7 के अंदर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।